हेलो टू बी डॉक्टर्स। आज हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। 4 यूनिट हमने खत्म कर लिया, हमारी जर्नी बहुत आगे तक बढ़ गई है। अब ये क्लास 11 की आखिरी यूनिट, मतलब बहुत कुछ हमें सिखा रही होगी ये यूनिट। अभी तक बायोलॉजी की स्टोरी हमने कहाँ तक पहुंच गए थे बायोलॉजी की स्टोरी में? सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ लिया, किसकी स्टोरी? हमारी और तुम्हारी स्टोरी। अब तो जल्दी जल्दी लिखना है। एंड जितने भी लिविंग प्रोसेस है उसकी स्टोरी। लिविंग का मतलब तो अब हम लोगों को एकदम घटा गया है। और नामकरण कैसे हुआ हमारा, तुम्हारा, दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सब पता है हमको। हम लोगों ने एक दूसरे को पढ़ने के लिए क्या किया? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया। फिर इसको कितने पार्ट में क्लासिफाई किया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स ज्यादा थे तो अलग अलग चैप्टर दे दिया इनको, थर्ड एंड फोर्थ। फिर प्लांट्स में भी एक इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्म्स थे, उसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा? 5 चैप्टर में उनकी मॉर्फोलॉजी डिस्कस की। पहले उनका बाहर का स्ट्रक्चर देखा, फिर चैप्टर 6 में वो अंदर से कैसे है ये भी पढ़ लिया। फिर 7 में हमने हमारे एनिमल टिश्यूज के बारे में स्टडी की कि हम किन 4 टिश्यूज के बने हैं। जब हमें एनिमल टिश्यूज पता चल गया, फिर हमने देखा यार अपन तो सेल्स के बने हैं, इसके बारे में कौन बताएगा? तो वो चैप्टर 8 में सेल्स हमने पढ़ा। फिर 9 में हमने देखा हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वो केमिकल रिएक्शंस किन केमिकल्स की वजह से हो रहे हैं, तो हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया। फिर हमने चैप्टर 10 पढ़ा जिसमें ये सेल्स वापस से कैसे डिवाइड होकर के न्यू सेल्स बना रहे हैं, मतलब सेल साइकिल एंड डिवीजन भी हमने पढ़ लिया। जब इतना पढ़ लिया हमने, फिर हमने पढ़ा प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। ये तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक था, अब लिविंग प्रोसेस में पहले प्लांट्स के प्रोसेस देखे कि कैसे प्लांट्स हमें खाना दे रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है उनके अंदर, कैसे वो खाना से एनर्जी बना रहे हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये प्लांट आखिर ग्रो कैसे कर रहे हैं। तो अभी तक तो सिर्फ प्लांट्स प्लांट्स और प्लांट्स के लिविंग प्रोसेस के बारे में बात हुई। तुम लोग बोलोगे मैम हम लोग तो इंसान हैं, हमारे लिविंग प्रोसेस के बारे में कब बताओगे? तो आज बताएंगे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब बहुत मजा आने वाला है। अब तुम्हें एकदम, पहले अगर 75% डॉक्टर जैसा फील हो रहा था, अब 100% फील होगा, क्योंकि अब तुम हर चीज एक्सपीरियंस करते हुए पढ़ोगे। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है? हम लोग सांस ले रहे हैं, हमारा कौन सा सिस्टम काम कर रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ये आज हम लोग पढ़ने वाले। इससे 3 से 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारे बॉडी में कितने टाइप के फ्लूइड्स है, बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो बॉडी ब्लड इधर उधर जा रहा है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ये गन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसे एलिमिनेट हो रहा है हमारे बॉडी से, जो गंदा प्रोडक्ट बन रहा है वो हम कैसे चल रहे हैं इसके बारे में लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे। हम कैसे सोचते हैं, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, वो कैसे बॉडी को कंट्रोल में रखता है, इसके बारे में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद केमिकल, हमारे बॉडी में कौन से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जो हमको सारे काम करने में मदद कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले वाले चैप्टर से 3 से 4 जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर 3 से 4 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से, फिर 2 से 3 पीवाईक्यूज, लोकोमोशन से भी 2 से 3, न्यूरल कंट्रोल से 4 से 5, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से 3 से 4। तो अगर तुम टोटल कैलकुलेट करो, 3 3 6 2 8 2 10 4 14 3 17 और 4 4 8 3 11 3 14 5 19 4 23 क्वेश्चंस आएंगे इससे। मतलब 17 फोर 68 और 23 फोर 94। सबसे ज्यादा मार्क्स के अभी तक इसी यूनिट से आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार एंड सबसे इजी यूनिट होने वाली है ये। हर चीज एक्सपीरियंस करते हुए पढ़ना है, कोई भी चीज याद नहीं करना है, सब हमारे साथ हो रहा है, हमें अपने अंदर फील करते हुए पढ़ना है। थिंक एज इफ यू आर अ डॉक्टर। सबसे पहले जो बच्चे ने मेरा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का क्लास देखा था, उनको अभी तक रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के में डिफरेंस तो समझ आ गया होगा। बताओ, ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीद इन, ब्रीद आउट, मतलब सांस लेना एंड सांस छोड़ना इज ब्रीदिंग।
तो मैम रेस्पिरेशन क्या था? ये जब हमने सांस लिया मतलब अंदर क्या लिया? ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड को तोड़ना और क्या बनाना? एनर्जी। और किस फॉर्म में स्टोर करना? एटीपी। उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो हम कैसे सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, कैसे हमारे अब प्लांट्स में क्या था बच्चों? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। प्लांट्स में तो गैसियस एक्सचेंज डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में था उसका प्लांट, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट हमने देखा था ना कि वहां पे कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं थी क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट का पार्ट खुद से ही अपने डिमांड्स को पूरा कर रहा था। लेकिन क्या ह्यूमन बॉडी कर सकता है? हमारा तो सिस्टम ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्या हमारे अंदर के टिश्यूज बाहर एटमोस्फेयर के एक्सपोजर में आ सकते हैं? क्या हम बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जो अर्लियर ऑर्गेनिजम्स आए थे पुराने बच्चे बच्चे टाइप के, वो भले जिंदा रह लेते, हम तो बिल्कुल नहीं रह सकते। हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन चाहिए, हमें गैसेस एक्सचेंज करना है उस ऑर्गन के लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे। तो हम कैसे कर रहे हैं ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे कैसे डेवलप हुए। स्टार्टिंग अब एनिमल किंगडम का किसको याद है? वो वाले ये पढ़ा करके मैं उधर लेकर के आपको रिविजन करवाने के लिए लेके जाऊंगी। स्पॉन्जेस याद है? सबसे पहला जो था पॉरीफेरा, प्रियंका चोपड़ा, किसको याद है? पॉरीफेरा। सिलेंट्रेटा ऑफ फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म का क्या नाम था? पॉरी प्लैटीहेलमिन्थस। ये सब इनिशियली प्लैटीहेलमिन्थस तक सब कैसे रेस्पायर कर रहे थे? बॉडी डिफ्यूजन के थ्रू। वो सिंपल स्ट्रक्चर था उनका, तो वो आराम से एयर के कांटेक्ट में थे और बॉडी डिफ्यूजन के थ्रू ही उनका रेस्पिरेशन हो रहा था। लेकिन अर्थवॉर्म के पास वही मॉइस्ट क्यूटिकल था, स्किन के थ्रू रेस्पायर कर रही थी। अब इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स के पास क्या था? ट्रेकियल ट्यूब्स था। यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। फिर एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स के पास गिल्स था। मॉलस्क के पास क्या था? गिल्स था। इसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। लेकिन इसी आर्थ्रोपोड और मॉलस्क अगर उसका टेरेस्ट्रियल फॉर्म था, मतलब अगर वो जमीन पे रहते तो उसमें लंग्स था। फिशेस के पास गिल्स था, लेकिन हमारे पास याद करो टेट्रापोड्स में जो आराम था, इधर जो क्लासिफिकेशन था ARAM, सबके पास क्या है? लंग्स है। बस इसमें एक एम्फीबियन फ्रॉग्स है जो कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी शो करता है। ये हम लोगों ने फ्रॉग्स में भी पढ़ा है कि वहां क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्लस पल्मोनरी रेस्पिरेशन दोनों देखने को मिलता है। तो क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारा क्लियर हुआ? स्पंजेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटफॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स का मॉइस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट से आ रहा है ट्रेकियल ट्यूब, फिर एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क में गिल्स, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में लंग्स, वर्टिब्रेट फिशेस में गिल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स सब में लंग्स एंड एम्फीबियंस में बस फ्रॉग्स में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। चलो एनिमल किंगडम चैप्टर, जिसका चार्ट मैंने बहुत अच्छा बनाया था। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं है, लेकिन ये कैसे रिस्पायर कर रहे हैं? बॉडी सरफेस के थ्रू। तो ये जो हमने खाली जगह छोड़ रखी है यहाँ पे हम लोग बॉडी सरफेस हर जगह लिख सकते हैं क्या? कहाँ तक लिख सकते हैं? फ्लैट एस्केलमेंथिस तक तो लिख ही सकते हैं। फिर एनालीड्स में जो तुम्हारा अर्थवॉर्म था वो मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू कर रहा था। किसमें? एनालीड में। फिर हमने देखा आर्थ्रोपोड्स के पास सब कुछ था, लेकिन एक्वाटिक के पास गिल्स था और वैसे तुम्हारा ट्रेकियल ट्यूब्स था। इनके पास हर टाइप के सिस्टम होते हैं। फिर मॉलस्क के पास भी क्या था? फेदर लाइक गिल्स था। और इकाइनोडर्मेट्स के पास एक अलग सा वाटर वैस्कुलर सिस्टम था। अगेन हेमिकॉर्डेट्स के पास भी गिल्स था। यहाँ से मेन तुम्हारा आर्थ्रोपोड, इधर तुम्हारा सबके पास क्या है? गिल्स है। और फिर लास्ट में तुम्हारा याद करो, इसमें अच्छा इसका स्पेशल फीचर में रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से मैंने नहीं बताया, लेकिन अब इधर सब यहाँ फिशेस तक में सबके रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स होंगे और फिर आराम में ARAM में लंग्स हो जाएगा। तो इसमें तुम एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे भी ऐड करके याद कर सकते हो, वहां पे भी याद रख सकते हो, दोनों जगह में से कहीं भी याद कर सकते हो। इससे एक बार फ्रॉग्स, वो तो फ्रॉग वाले चैप्टर में डिस्कस किया है, सच कभी क्वेश्चन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे आया नहीं, बस याद करने के बेसिस पे। अब यहाँ पे आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इमेजिन करते हुए सोचना है, सांस लो, पहले कहाँ घुसा? एयर कहाँ गया? नॉस्ट्रल्स में गया। नॉस्ट्रल्स तुम्हारे ये दोनों नॉस्ट्रल्स होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? लिप्स के ऊपर प्रेजेंट है, अबव द अपर लिप्स। अब ये जो यहाँ पे छेद वाली जगह है वो क्या है तुम्हारा? नेजल पैसेज है। नेजल पैसेज कहाँ? यहाँ पे क्या है तुम्हारा? अंदर नेजल चैम्बर में जाएंगी। एक यहाँ नॉस्ट्रल से हम लोगों ने सांस लिया, ये हमारे नेजल पैसेज में गया, नेजल पैसेज से नेजल चैम्बर में गया, चैम्बर से अब यहाँ पे कहाँ जाएगा? फैरिंग्स में जाएगा। अब फैरिंग्स में एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। फूड वाले को हम लोग ओरोफैरिंक्स बोलते हैं, एयर वाले को हम लोग नेजोफैरिंक्स। जो नाक से जो फैरिंक्स कनेक्टेड होगा वो नेजोफैरिंक्स।
तो ये कॉमन पैसेज है। अब ये फेरिंग्स किस में खुलेगा? एक लैरिंक्स कार्टिलेजिनस बॉक्स में खुलेगा, जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, इसलिए इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, लैरिंक्स को। अब ये सारी चीजें अभी लगेगी क्या तो मैम बोल रही है, लेकिन अगेन तुम अभी अच्छे से पढ़ लोगे तो जब यूजी क्लियर करके एमबीबीएस में जाओगे और थर्ड ईयर में फेरिंग्स लैरिंक्स पढ़ोगे या फिर फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में फेरिंग्स लैरिंक्स पढ़ोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है। तो लैरिंक्स साउंड बॉक्स, हम जहां से साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है, जो मैं बोल रही हूँ इतना जोर जोर, वो कहाँ से हो रहा है? लैरिंक्स से हो रहा है। तो क्या लैरिंक्स में खाना जा सकता है? लेकिन लैरिंक्स में तो एयर जाएगा। फेरिंग्स और लैरिंग्स तो कनेक्टेड है। नहीं बेटा, होता क्या है, जब हम लोग खाना को स्वेलो करते हैं तो एक कवर होती है एपिग्लॉटिस, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। वो फूड को लैरिंग्स में नहीं जाने देती, वो हवा को ही लैरिंग्स में जाने देती है। और फिर लैरिंग्स अल्टीमेटली किस में खुलेगा? देखो यहाँ पे, ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स को एपिग्लॉटिस कवर कर रही है, उसके नीचे क्या है बच्चे? एक स्ट्रेट ट्यूब नजर आ रहा है। ये स्ट्रेट ट्यूब फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा T5 पे जा करके फिर ये प्राइमरी ब्रोंकस, राइट और लेफ्ट साइड के प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड कर देगा। और यही प्राइमरी ब्रोंकस फिर सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकस बनाएगा। और यही सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकस फिर छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे, और फिर यही ब्रोंक्यूल्स जो है वो एल्वेलाई छोटे छोटे बनाएंगे। तो एल्वेलाई क्या हो गया? इरेग्युलर वॉल, पतला सा वैस्कुलराइज्ड बैग, वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, गोल गोल बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये। तो ये स्ट्रक्चर आई होप हम लोगों को क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये जो बच्चों ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सबके अराउंड एक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है। इनकम्प्लीट मतलब ये बस आगे से कवर करिए, पीछे से नहीं। तो आगे से ये शी शेप ऐसे ऐसे कवर कर रही है, ठीक है। बस ये हम लोगों को दिखा रही है कि कवर कर रही है, लेकिन पूरी तरह से ये कवर नहीं कर रही। अब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, देखो। जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक अगर बच्चों आप जाओगे, तो वहां पे क्या हो रहा है? सिर्फ एयर कंडक्ट हो रहा है, तो वो उसको हम लोग कंडक्शन पार्ट बोलिए। मतलब वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रहा है एयर को एल्वेलाई तक। और क्या कर रहा है? ये क्लियर कर रहा है एयर को फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। और क्या कर रहा है? ये एयर को ठंडा कर रहा है, और एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर में लाने में मदद कर रहा है। ठीक है। अब क्या आता है? एक्सचेंज पार्ट, मतलब एल्व्यूलाई वाला पार्ट, उसके डक्ट्स वाला पार्ट। यही वो पार्ट है जहां पे डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन और CO2 का ब्लड और एयर के बीच में। ठीक है। अब ये जो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्व्यूलाई, ये सब मिलकर के क्या बनाएंगे? लंग्स के पार्ट को कहलाएंगे। अब लंग्स किससे कवर्ड है बच्चों? एक डबल लेयर्ड प्लूरा से। और इन प्लूरा के बीच में क्या प्रेजेंट है? प्लूरल फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड बीच में प्रेजेंट होता है दो लेयर के बीच में, तो वो क्या करता है? फ्रिक्शन को कम करता है। बाहर वाला प्लूरल मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में होगा? बाहर थोरैसिक लाइनिंग के। अंदर वाले किसके कांटेक्ट में होगा? लंग सरफेस के कांटेक्ट में होगा। सही बात है। ये थोरैसिक चैम्बर को एयर टाइट चैम्बर भी बोल रहे हैं। ये थोरैसिक चैम्बर का भी मैं तुम्हें अच्छा सा फोटो दिखाती हूँ एनाटॉमी का। पीछे की साइड क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। आगे की साइड क्या है तुम्हारा बच्चों? स्टर्नम। साइड में क्या है? लेटरल में तुम्हारा रिब्स है। नीचे की साइड क्या है तुम्हारा? डोम शेपेड डायफ्राम। कोई भी चेंज अगर थोरैसिक कैविटी में होगी तो अंदर तुम्हारे पल्मोनरी कैविटी में भी असर आएगा। रुको, मैं तुम्हें इसको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। ये देख लो, ऐसे हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। आगे की साइड तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? स्टर्नम मिल रहा है। साइड में क्या है? ये सारे रिब्स है, और ये तुम्हारा डोम शेपेड, नीचे क्या होगा? डायफ्राम। और पीछे जो हमें नजर आ रहा है वो क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। तो इसके बीच में लंग्स प्रोटेक्टेड। ठीक है। तो अभी तक एक बार शॉर्ट में रिवाइज करके बताओ कि तुमने क्या पढ़ा। ये तुम्हें अभी यहीं के यहीं याद हो जाना चाहिए। बहुत इजी, 3 से 4 PYQ जो भी आएंगे बहुत आसान आएंगे। नोज, नॉस्ट्रल्स के थ्रू तुमने एयर लिया। एयर कहाँ गया तुम्हारे? नेजल कैविटी में गया। वहां से कहाँ गया? नेजल चेम्बर में गया। चेम्बर से कहाँ पे गया? फेरिंग्स में गया। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज था, वहीं पे खाना, वहीं पे फूड आ रहा है। अलग कौन कर रहा है? एपिग्लॉटिस कर रहा है। तो फेरिंग्स कहाँ से कहाँ चला गया? लैरिंग्स में चला गया। जब वो लैरिंग्स में गया, लैरिंग्स से कहाँ खुलेगा? ट्रेकिया में खुलेगा। ट्रेकिया से फिर एट द लेवल ऑफ T5 वो किस में डिवाइड हो जाएगा? प्राइमरी ब्रोंकस और सेकेंडरी ब्रोंकस में। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकस में डिवाइड होंगे। अल्टीमेटली फिर वो क्या बनाएंगे? ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे छोटे छोटे, और छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स फिर किस में खुल जाएंगे? एल्विलाई में खुल जाएंगे। एल्विलाई क्या है? वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। और यही तुम्हारा ब्रोंक्यूल्स वाला पार्ट, ब्रोंकस वाला पार्ट अल्टीमेटली क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है? लंग्स। लंग्स के बाहर क्या है? दो लेयर्स प्रेजेंट है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। बस इसमें कंडक्शन पार्ट, एयर कंडक्ट करने का काम कहाँ से कहाँ तक का था तुम्हारा? नॉस्ट्रल से लेकर के ब्रोंकस तक का था। फिर एल्विलाई वाला जो पार्ट ब्रोंक्यूल्स तक का था, और एल्विलाई वाला पार्ट क्या कर रहा था? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा था। बस इतना सा तो पार्ट हमें याद रखना है। तो इसको ही हम लोग एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। सिंपल बच्चों, ब्रीदिंग
और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस है, सांस लेना एंड छोड़ना इज ब्रीदिंग, और जो सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन को यूज करके खाना को तोड़ना और एनर्जी बनाना इज रेस्पिरेशन। ये डिफरेंस हमें पता है। हमें हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स है, हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत है। तो इनिशियली जो इनवर्टिब्रेट्स थे उनको नहीं जरूरत थी, वो नए नए आए थे, उन्होंने सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सरफेस से कर लिया अपना रेस्पिरेशन का काम। अर्थ फॉर्म ने भी अपने मॉइस्ट क्यूटिकल्स के थ्रू कर लिया। इंसेक्ट्स ने बोला नहीं, मुझे तो ट्रेकियल ट्यूब्स चाहिए। फिर कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स आए जो एक्वाटिक थे, और कुछ ऐसे मॉलस्क आए, उन्होंने ब्रेंकियल रेस्पिरेशन शो किया। कुछ ऐसे जो पानी में नहीं, जमीन पे रह रहे, उन्होंने फिर लंग्स अपना लिया। फिर फिशेस ने तो गिल्स लिया, लेकिन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स सब किसके थ्रू रिस्पायर करते? लंग्स के थ्रू। एक इसमें बीच में दोगला कौन आया? फ्रॉग्स, एम्फीबियंस का। उसके उस पास मॉइस्ट स्किन होती है, तो वो स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है। अब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सबसे इजी कि हमारे पास नॉस्ट्रल के थ्रू हमने सांस लिया, जो कि हमारे अपर लिप्स के ऊपर था, फिर नेजल पैसेज के थ्रू वो नेजल चैम्बर में गया, नेजल चैम्बर से फैरिंक्स में गया, फैरिंक्स से लैरिंक्स में गया, लैरिंक्स से ट्रेकिया में गया, ट्रेकिया से और लैरिंक्स को हम लोगों ने साउंड बॉक्स बोला, और ट्रेकिया से फिर अल्टीमेटली वो एट द लेवल ऑफ T5 जाकर के डिवाइड किया प्राइमरी ब्रोंकस में। प्राइमरी ब्रोंकस ने सेकेंडरी ब्रोंकस बनाए, फिर टर्शियरी ब्रोंकस बनाए, फिर अल्टीमेटली उसने ब्रोंक्यूल्स बना दिए, और ये सब जो है वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग से कवर्ड थे, और ब्रोंक्यूल्स अल्टीमेटली जाकर के एल्वियोलाई में खुल गया। और हम लोग सबको पता है 2 लंग्स होते हैं हमारे बॉडी में, 2 लंग्स का मैंने फोटो भी दिखा दिया। ये कवर्ड किससे? डबल लेयर्ड प्लूरा से। इनके बीच में क्या होगा? प्लूरल फ्लूइड होगा। इसके प्रेजेंस की वजह से क्या होगा कि फ्रिक्शन तुम्हारा कम हो जाएगा लंग सरफेस में। बाहर वाला जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके कॉन्टैक्ट में होगा? थोरैसिक कैविटी के। और अंदर वाला जो प्लूरल मेम्ब्रेन होगा वो किसके कॉन्टैक्ट में होगा? लंग सरफेस के। तो जो कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक था? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से ब्रोंक्यूल्स तक। वहां पे कहीं भी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा था, बस एयर अंदर जा रहा था। तो इसका काम क्या क्या हो गया? एक तो एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करके एल्वियोलाई तक पहुंचाना, जितनी भी गंदगी है, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स है, सबको रिमूव करना, एयर को ठंडा रखना, और साथ ही साथ एयर को बॉडी टेम्परेचर पे मेंटेन रखना। और फाइनली एल्वियोलाई वाला जो पार्ट है वही एक्सचेंज पार्ट है, वहीं पे रियल में डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन और CO2 का। लंग्स हमने देख लिया, हमारे थोरैसिक चैम्बर में था। पीछे क्या था आप लोग खुद बताओगे? वर्टिब्रल कॉलम। आगे क्या था? स्टर्नम था। साइड में क्या होगा? रिब्स होगा। नीचे की साइड क्या होगा? डायफ्राम होगा। लंग्स में चेंजेस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि लंग्स उसके अंदर ही पैक्ड है एकदम। तो अब रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स लगे ये आप लोग खुद बताओगे। बेसिक अगर आप लोग को समझ आ गया तो ये स्टेप्स तो आप लोग को एकदम आसानी से क्लियर हो जाएंगे, और इस पे भी, इसको सिंक्रोनाइज ऑर्डर में लिखने पे भी PYQ आया है कि अरेंज इन सिंक्रोनाइज ऑर्डर। तुम खुद सोचो, ब्रीदिंग में क्या होगा? सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाएगा और CO2 खराब एयर बाहर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रीदिंग हुई, जिसमें एयर O2 अंदर आया, CO2 बाहर गया। तो O2 जब अंदर आया तो कहाँ पे आया? डिफ्यूजन कहाँ पे हुआ? एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे हुआ, हमने देखा। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हुआ एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे। फिर एल्वियोलर मेम्ब्रेन में जब O2 अंदर गया, तो O2 कहाँ जाएगा? ब्लड में जाना है ना उसको। फिर ब्लड में गया वो, और ब्लड में जाने के बाद फिर ब्लड और टिश्यूज में, अल्टीमेटली तो हम लोग को हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन देना है ना, ताकि वो ऑक्सीजन को यूज करके फूड को तोड़े और खाना से एनर्जी निकाले। तो फिर फाइनली ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा? टिश्यूज में गया, और टिश्यूज ने ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। सिंपल वर्ड में तुम लिखो, सबसे पहले हमने O2 लिया, तो मतलब हमने ब्रीदिंग प्रोसेस की। अब ये O2 कहाँ गया? एल्वियोलर मेम्ब्रेन में गया। क्यों गया? ताकि ये O2 को कहाँ पे दे सके? ब्लड में दे सके। क्यों? ब्लड क्या करेगा? फिर ये O2 को कहाँ पर दे देगा? टिश्यूज में दे देगा। क्यों देगा? ताकि टिश्यूज जो कैटाबॉलिक रिएक्शन उसको करना है, जो उसको ऑक्सीजन का रियल काम है हमारे बॉडी में, वो कर पाए, जैसे फूड को तोड़ के एनर्जी बनाना। सिंपल, यही यहाँ पे लिखा है, ब्रीदिंग बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एयर इज रिलीज्ड आउट। फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, एंड देन अगेन देयर इज डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 between blood and tissues, and there is utilization of oxygen by the cells of the tissues for catabolic reaction and resultant release of CO2। यही सेम मैंने NCERT की ही पिक्चर पेस्ट केस है, मैं वहां पर नहीं जा रही हूँ। आई होप ये अच्छे से याद हो गया होगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, साँस लेना एंड साँस छोड़ना इज़ ब्रीथिंग। तो हम लोग साँस ले कैसे रहे हैं, हम लोग साँस छोड़ कैसे रहे हैं? एक कॉमन सा चीज़ यहाँ पे बच्चों हम लोग को याद रखना है, हम लोग साँस बाहर से अंदर ले रहे हैं। मतलब हमारे अंदर कमी होगी तभी बाहर से हम अंदर कुछ ले पाएँगे, क्योंकि डिफ्यूज़न ही अल्टीमेटली हो रहा है। तो हम लोग बाहर से अंदर मतलब हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी है। तो ये ऑक्सीजन की कमी कैसे है?
कि हम लोग पढ़ते हैं मतलब हमारे अंदर का जो प्रेशर है पल्मोनरी प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तभी बाहर से कोई चीज अंदर खींच करके आ रहा होगा हमारे अंदर नेगेटिव प्रेशर होगा तभी हम लोग बाहर से कुछ ले पा रहे होंगे अंदर ठीक है तो ये कैसे होगा देखो बच्चों एटमॉस्फेरिक एयर अंदर ले रहे हैं क्यों क्योंकि अंदर का प्रेशर कम है अंदर नेगेटिव प्रेशर है इसलिए इजिली हम लोग ऑक्सीजन को खींच पा रहे हैं अपने अंदर ठीक है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि अंदर का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है कैसे हम लोग मैं बताती हूँ सांस लो जब तुम सांस लोगे तो ये डायफ्राम क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब ये डायफ्राम तुम्हारा नीचे घसक गया ठीक है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये भी कॉन्ट्रैक्ट किया और ये भी कॉन्ट्रैक्ट किया ये जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसने स्टर्नम और रिब्स को ऊपर की साइड लिफ्ट अप कर दिया जिससे इसका जो वॉल्यूम है बच्चों अंदर थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा अंदर का मतलब अंदर का प्रेशर क्या हो रहा है कम हो रहा है और प्रेशर कम होगा तो बाहर का एयर जो है वो अंदर आ जाएगा तो इंस्पिरेशन में यही हो रहा है इसलिए एयर आराम से आ रहा है क्योंकि अंदर प्रेशर कम है तो इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम की वजह से ये प्रेशर कम हुआ तो अल्टीमेटली एयर बाहर से अंदर आ गया क्यों क्योंकि डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ जिससे वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर बन गया इससे भी वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर बढ़ गया मेरे को नहीं लगता अभी तक कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा और जस्ट इसका रिवर्स होगा तो एक्सपिरेशन हो जाएगा मतलब अंदर का वॉल्यूम कम होना चाहिए मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए तभी हम लोग एयर बाहर निकाल पाएंगे तो जब अंदर का वॉल्यूम कम मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा मतलब हम लोग एयर को बाहर निकाल रहे हैं मतलब इस टाइम डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं उस टाइम वो रिलैक्स करेगा तो अल्टीमेटली डायफ्राम और स्टर्नम क्या हो जाएगा नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा उसका थोरैसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा और एयर को बाहर निकाल देगा ये हो रहा है तुम्हारा एक्सपिरेशन में आज के बाद सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं जब भी खाली बैठो यही इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन रिवाइज कर लो मेडिटेशन करते टाइम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन रिवाइज कर लो सांस लिया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स सांस छोड़ा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बस दो ही तो प्रोसेस हो रही है अंदर इसलिए ले पा रहे क्योंकि अंदर प्रेशर कम है बाहर इसलिए छोड़ पा रहे क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है प्रेशर वॉल्यूम के अपोजिट होता है बस इतना सा कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है कैसे अंदर एयर गया ये हम लोगों ने पढ़ लिया इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के बारे में हम लोगों ने देख लिया सब एनसीईआरटी से भी रीड करेंगे उससे पहले कुछ एडिशनल मसल्स भी होते हैं अब हमारे पेट में कुछ एडिशनल मसल्स भी है मान लो अगर हम लोग को फोर्सफुल सांस लेनी हो तो स्ट्रेंथ कौन देता है हम लोगों को एब्डोमेन हम लोगों का स्ट्रेंथ देता है या कोई भी हम लोगों को डिजीज हो जाती है जिससे हम लोगों का रेस्पिरेटरी पाथवे अफेक्ट हो जाता है तो अगर हम लोगों को फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी पड़ती है सांस लेने में दिक्कत होती है तो उस टाइम हम लोगों को एब्डोमेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है सांस लेने में इसके अलावा कितना एक मिनट में कितनी बार हम लोग करते हैं क्या कंटिन्यूअस करते रहते हैं नहीं 12 से 16 बार ही करते हैं आराम से करते हैं 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट कैसे कैलकुलेट करते हैं कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है क्या कोई टेस्ट है अगर कोई ऐसा टेस्ट जिससे हम लोग पता कर ले कि कितना वॉल्यूम अंदर जा रहा है कितना वॉल्यूम बाहर जा रहा है मतलब हम लोग लंग का फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं तो ये हम लोग स्पायरोमीटर से कर सकते हैं यहाँ तो बहुत छोटा सा एलएफटी है तुम लोग आओ बच्चों को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आओ ना एमबीबीएस के पूरा लाइन वाइज पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो उसको स्पायरोमीटर के हेल्प से तुम लोग जब फर्स्ट ईयर में जाओगे ना तो फिजियोलॉजी लैब में तुमको स्पायरोमीटर रखा हुआ मिलेगा उसमें फर्स्ट ईयर में हम लोगों को तो फूक मरवाते थे और हम लोगों का देखते थे कि हम लोगों का रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कितना है तो ये सब तुम लोगों के साथ भी होगा तो अभी बेसिक पता रहेगा तो उस दिन तुमको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये क्या रखा हुआ है तुमको अपने अरे ये तो स्पायरोमीटर है जिसमें फूक मारेंगे तो मेरा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पता चलेगा मेरा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होगा पहले तुम अपना करोगे तभी तो पेशेंट का कर पाओगे ना तो इसको जल्दी से एनसीईआरटी से रिवाइज करते हैं रेस्पिरेशन का स्टेप्स तो वहीं पे मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया था फिर भी एक बार वापस से एयर अंदर आया कहाँ पे गया एल्वुलाई के पास गया एल्वुलाई से कहाँ जाएगा ब्लड में जाएगा ब्लड से कहाँ जाएगा टिश्यूज में जाएगा क्यों जाएगा क्योंकि टिश्यूज अपना कैटाबॉलिक रिएक्शन कर पाए बस सिंपल ये स्टेप है रेस्पिरेशन का ब्रीदिंग कोई प्रॉब्लम नहीं इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन एयर का अंदर आना इज इंस्पिरेशन बाहर जाना इज एक्सपिरेशन अंदर कब आएगा जब अंदर प्रेशर कम होगा तभी वो अंदर आ पाएगा तो अंदर प्रेशर कम क्यों है क्योंकि यहाँ पे डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ा रहा है वॉल्यूम बढ़ा रहा है मतलब प्रेशर को कम कर रहा है प्रेशर कम कर रहा है मतलब बाहर का एयर अंदर आ सकता है जस्ट अपोजिट जब रिलैक्स करेगा डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल्स तो वापस से वॉल्यूम कम हो जाएगा मतलब प्रेशर ज्यादा मतलब एक्सपिरेशन
इसको एडिशनली हेल्प कौन कर सकता है? तो बच्चों मसल्स इन द एब्डोमिनल्स। कितना 1 मिनट में रिस्पायर कर सकते हैं? 12 से 16 कर सकते हैं। कि कैसे हम लोग वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं? तो यूजिंग स्पाइरोमीटर करते हैं। येलो मार्क वाले सारे पीवाईक्यूज हैं। हम लोगों को इमेजेस याद रखने हैं। अब इसके बाद हम लोग किस में आते हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज पे आते हैं। तो इसमें क्या आता है तुम्हारा? सबसे पहला एक आता है टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद क्या आता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो अब मैं सब कुछ और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैंने इसका एक इमेज भी नोट किया जो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ एमबीबीएस में पढ़ा था। उसके थ्रू मैं तुम लोगों को बताऊंगी तो तुम लोगों को ज्यादा इजी याद हो जाएगा। पहले यहां से पढ़ते हैं। टाइडल वॉल्यूम बच्चों, तुमने नॉर्मल जितना सांस लिया और जितना छोड़ा इस टाइडल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे जो तुम एयर ले रहे हो, जो छोड़ रहे हो, उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि 500 ml होता है। ठीक है। तो पर मिनट अगर कैलकुलेट करने जाओ तो कितना एमएल हो गया? 60,000 से 80,000। अब तो नॉर्मली जितना एयर लिया छोड़ा उसको टाइडल वॉल्यूम बोला, लेकिन फोर्स लगा के जितना एयर लिया उसको बोला इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो फोर्स लगा के तुम 2500 से 30,000 एमएल ले सकते हो, और फोर्स लगा के तुमने जितना छोड़ा दैट इज तुम्हारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 1000 टू 1100 होता है। नॉर्मल जितना लिया, फोर्स लगा के जितना लिया और फोर्स लगा के जितना छोड़ा, 500, 2500 टू 3000 और 1000 टू 1100। लेकिन जब तुम फोर्स एक्सपिरेशन किया तो तुमने एक चीज नोटिस की कि हम लोग फोर्सफुली तो 2500 से 3000 लिया, लेकिन फोर्सफुली निकाला तो 1100। तो रिमेनिंग जो बचा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम हमेशा तुम्हारे लंग्स में होता ही होता है। यही तुमको लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। मतलब तुम कितना ही फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लो, अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर तुम्हारे लंग्स में रहेगा ही। उसको बोल दिए रेसिडुअल वॉल्यूम। जब हमें पता चल गया कि हम इतना एयर ले सकते हैं, इतना एयर छोड़ सकते हैं, इतना एयर छोड़ने के बाद भी हमारे अंदर बच रहा है, फिर आती है हमारी कैपेसिटी। तो इससे आता है तुम्हारी इंस्पायर करने की कैपेसिटी कितनी है। तो तुमने जो नॉर्मल एयर लिया और फोर्सफुल जो एयर लिया वो तुम्हारी कैपेसिटी हो गई सांस लेने की। और नॉर्मल तुमने जो एयर छोड़ा टाइडल वॉल्यूम, और फोर्सफुली जो छोड़ा वो तुम्हारी हो गई एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितना हो गई? कि एयर जो तुम्हारे लंग्स में बचा नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद, जो तुम्हारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, वो तुम्हारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हो गई। और फोर्सफुली छोड़ने के बाद तुम मैक्सिमम कितना एयर को ब्रीद इन कर सकते हो? दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो हो गई तुम्हारी वाइटल कैपेसिटी। या फिर जस्ट इसका उल्टा, कि मैक्सिमम तुम कितना एयर ब्रीद आउट कर सकते हो आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ये तुम्हारी वाइटल कैपेसिटी हो गई। तो तुम टोटल कितना एयर ले सकते हो उसकी कैपेसिटी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी। तुम कितना एयर छोड़ सकते हो उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी। तुम छोड़ने मैक्सिमम छोड़ने के बाद कितना ले सकते हो, मैक्सिमम लेने के बाद कितना छोड़ सकते हो, इज वाइटल कैपेसिटी। और वॉल्यूम जो तुम्हारे लंग्स में बच रहा है नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद इज द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और टोटल लंग कितना एक्यूमुलेट कर सकता है, तो वो तो पूरा हो गया ना, टीवी, ईआरवी, आरवी प्लस आईआरवी सब मिला दो तो हमारी लंग की इतनी कैपेसिटी है लेने की छोड़ने की। तो इसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी में बस क्या नहीं था? रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं था। तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम भी टोटल लंग कैपेसिटी। इस पे बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज आया है और हर बार आया है, और ये वीवी आए है इस चैप्टर से। अगर पीवाईक्यूज आते हैं 3 से 4 तो उसमें एक गारंटी है इससे आएगा, ये पूरे पार्ट से आएगा। इसका ना जब तुम एमबीबीएस में आओगे तो इसका एक बहुत अच्छा डायग्राम है बच्चों, इसके थ्रू तुम लोग याद कर सकते हो। जैसे मान लो कि नॉर्मली हम इतना सांस ऊपर जो ले रहे हैं वो सांस ले रहे हैं, नीचे जो है वो सांस छोड़ रहे हैं। ठीक है। तो मैक्सिमम जो हम लोग ले सकते हैं उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल दिया, और मैक्सिमम जो छोड़ सकते हो उसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल दिया। और ये टाइडल वॉल्यूम था, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व और एक्सपिरेटरी रिजर्व। यहाँ पे क्लियर। और मैक्सिमम छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग लंग में बचा उसको हम लोगों ने रेसिडुअल वॉल्यूम बोल दिया। ये सिंपल। अब टोटल कैपेसिटी पूछा जाए तो इंस्पायर करने की तुम्हारी इतनी कैपेसिटी है, एक्सपायर करने की इतनी कैपेसिटी है। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई, ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो गई। फिर आती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी ये तुम्हारी पूरी, मैक्सिमम छोड़ने के बाद कितना ले सकते हो, मैक्सिमम लेने के बाद कितना छोड़ सकते हो, इज द वाइटल कैपेसिटी। और फंक्शनल रेसिड्यू नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद लंग्स में टोटल कितना बच सकता है, तो ये प्लस ये बच सकता है। नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद इतना तो तुम्हारे लंग्स में बच सकता है।
उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी, तो ये पूरा को प्लस कर दो। तो ये डायग्राम बहुत अच्छा है, ये हम लोगों को एमबीबीएस, तुम फ्यूचर में आओगे तो यहीं से पढ़ोगे, तो अभी भी तुम इसको यहाँ से याद कर लोगे तो 2 मिनट में याद हो जाएगा। एक दो बार सुनोगे तुमको याद हो जाएगा, और इससे पीवाईक्यू आने ही, ये तो कंफर्म है, तो याद कर ही लो। अब हम लोग आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस से पहले ये वाला पार्ट एनसीईआरटी से मेरे को नहीं लगता कुछ अलग से पढ़ाने की जरूरत है, सेम चीजें लिखी हुई है। वैसे मैंने एनसीईआरटी की डायरेक्ट चीजें वहां पे चिपकाई है, क्योंकि एक एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है, और हर लाइन पे मैंने देखा हर बार इसे मैच द फॉलोइंग फॉर्म में, या कितना एमएल ऑफ एयर होता है, या डेफिनेशन के फॉर्म में हर बार इससे क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से उधर लगा दिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बच्चों कैसे? पहले तो सबसे पहले प्राइमरी साइड कहाँ पे तुम्हारा गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो प्राइमरी साइड बच्चों एल्वियोलाई पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता है। और एल्वियोलाई में कैसा एपिथेलियम है? नॉन सीलिएटेड स्क्वामस एपिथेलियम है। अब एपिथेलियम किसको याद है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम था ना, स्क्वामस था, कॉलमनर था, और कौन सा एपिथेलियम था? क्यूबॉइडल एपिथेलियम था। रिवाइज करना है क्या थोड़ा सा? स्क्वामस एपिथेलियम ये वाला सीलिएटेड कहाँ पे था? ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब्स में था। क्या एल्वियोलाई में सीलिएटेड था? नहीं था, इसलिए वहां पे क्या बोला? नॉन सीलिएटेड, लेकिन ये एयर सैक्स ऑफ लंग्स में प्रेजेंट है। नॉन सीलिएटेड स्क्वामस, स्क्वामस होगा लेकिन सीलिया नहीं होगा, क्योंकि सीलिया कहाँ पे? ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट है। क्लियर? हर चीज ऐसे ही कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे तो हम लोगों को सब कुछ याद रहेगा। अब गैशियस एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है? ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी हो रहा है। ठीक है, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में भी हो रहा है। O2 और CO2 का ही डिफ्यूजन होगा, और वही प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे ही होगा। और रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे अफेक्ट होगा? गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, और मेम्ब्रेन कितना थिक है, ऑब्वियसली ज्यादा मोटा होगा तो डिफ्यूज करने में प्रॉब्लम होगा, और अगर गैसेस अच्छे से सॉल्युबल नहीं होंगे तो वो भी अच्छे से डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस, हाँ, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? क्या होता है? कोई भी एक मिक्सचर ऑफ गैस ले लो, मान लो O2 है, CO2 है, NO2 है, सब कुछ गैस है, तो उसमें एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर इन मिक्सचर ऑफ वो उसकी पार्शियल प्रेशर होती है। तो इसमें O2 का प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो गया, CO2 का प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिया हुआ है, तुम ना बहुत अच्छे से सुनना। यहाँ पे मैं एक चीज लिखती हूँ, एल्व्यूलाई, एटमोस्फेयर, एल्व्यूलाई, ब्लड और टिश्यूज। बाहर से क्या अंदर आ रहा है? ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। एल्व्यूलाई से ब्लड में क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है, और इधर ऑक्सीजन जा रहा है। इधर से CO2 बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो मतलब अगर तुम सिर्फ इसको O2 को अगर कंपेयर करो बच्चों, तो बाहर O2 ज्यादा होगा, तभी वो एल्व्यूलाई में जा रहा होगा। एल्व्यूलाई से ब्लड में जाने के लिए ब्लड में भी O2 कम होगा, और ब्लड से टिश्यूज में जाने के लिए भी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यूज में जाने के लिए भी O2 क्या होगा? कम होगा। वही CO2 बाहर कम होगा। अब टिश्यूज से हम लोग CO2 इधर लेकर के आ रहे हैं, तो टिश्यूज में क्या होगा? CO2 ज्यादा होगा और इधर कम होगा। फिर यहाँ से एल्व्यूलाई में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड में ज्यादा है, फिर एल्व्यूलाई में कम होगा इसलिए यहाँ जा रहा है, फिर अल्टीमेटली एटमोस्फेयर में तो बहुत कम है इसलिए CO2 इधर जा रहा है। तो ये मूवमेंट जो है, ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये हम लोगों को ऐसे एक तो याद रहा कि क्योंकि इधर से इधर जा रहा है, हम लोग को पता है नॉर्मल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे तो कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो नहीं रहा है, तो कंसंट्रेशन इधर ज्यादा होगा इसलिए इधर जा रहा है। सिंपल वर्ड में इतना समय याद हो गया। तो कहीं पे भी अगर कंसंट्रेशन की वैल्यूज हो तो कंफ्यूज बिना हुए तुम ये ट्रिक लगा करके भी कर सकते हो। एक और ट्रिक है, तुम देखो 40 40 40 40 ऐसे करके ये जा रहा है। एल्वुलाई में CO2 40 है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 40 है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये 40 है, तो मिनिमम कोई भी चीज का अमाउंट क्या है? 40। एल्वुलाई में O2 ज्यादा हो गया, CO2 कम है तो 40। ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 कम है तो 40 है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कम है तो 40 है, टिश्यूज में ऑक्सीजन कम है तो 40 है। तो ये कॉन्सेप्ट 40 वाला क्लियर हो गया। CO2 0.3, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, CO2 कॉन्सेंट्रेशन जो फोटोसिंथेसिस में 0.03 था, या 0.3 हो गया। O2 159 है। बाकी वैल्यूज तो तुम इधर उधर करके हो ही जाएगा यार। मेन 40 मिनिमम वैल्यू याद रख लो। CO2 का तो एटमोस्फेयर का पता ही है, O2 159, 160 करके याद कर लो। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट CO2 का किस में? अपोजिट डायरेक्शन में। कहां से? टिश्यू से ब्लड में, ब्लड से एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से बाहर। लेकिन सॉल्युबिलिटी CO2 की ज्यादा होती है, तो जितना अमाउंट CO2 का डिफ्यूज करता है थ्रू मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर वो ज्यादा है। हमने पढ़ा था ना कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करिए, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ये ज्यादा अच्छे से तुम्हारा डिफ्यूज करेगा। अब ये डायग्राम
अगेन ये डायग्राम ना ज्यादा अच्छा से जब तुम हार्ट पढ़ लोगे तो और ज्यादा बेटर वे में समझ आएगा, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो, वहां पे भी ये काम आएगा। तुम पहले अपने कॉपी में एक हार्ट ड्रॉ करो, ठीक है? ये हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड कर लो। ये तुम्हारा राइट साइड का एट्रियम है बच्चों, ये लेफ्ट राइट साइड का वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट साइड का एट्रियम है और ये लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल है। राइट वाला ना खराब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, तो सिस्टमिक वेन्स के थ्रू यहाँ पे वेना केवा के थ्रू इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये याद रखना है। टिश्यूज से ही आ रहा होगा इसके पास, ठीक है? अब ये इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसने इसको दे दिया। अब ये क्या देगा, इसको प्यूरिफाई करने के लिए इसको कहाँ पे भेजेगा, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एल्वियोलाई के पास, लंग्स के पास भेजेगा। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। सब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेकर के जा रहा है, तो ये लंग्स फिर लेफ्ट एट्रियम एल एल, पल्मोनरी वेन के थ्रू, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, हाँ पल्मोनरी वेन के थ्रू ये यहाँ पर आ गया ऑक्सीजनेट होकर के, और ये लेफ्ट एट्रियम में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज में गया, तो ये इधर लेकर के जा रहा है, ये लेकर के आ रहा है। ये बेसिक समझ आया? यही वाली डायग्राम यहाँ पे दी हुई है कि तुम्हारा एक हार्ट का 4 चैम्बर बना दिया है, जिसमें लेफ्ट राइट वाले के पास देखो सिस्टमिक वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हम लोगों को पार्शियल प्रेशर याद हो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 कम होगा, CO2 ज्यादा होगा, और फिर ये इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी लेकर के लंग्स के पास जाएगा ताकि वो उसको ऑक्सीजनेट कर दे। तो लंग्स के पास प्रेशर कितना है, एल्वियोलाई का हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके पास तो O2 अच्छा है, CO2 कम है, तो वो O2 को फिर अपने साथ लेकर के भेज दिया पल्मोनरी वेन के थ्रू, इसके पास आ गया, और फिर ये एओर्टा के थ्रू क्या करेगा, सिस्टम ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज के पास लेकर के जाएगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, CO2 कम होगा। तो ये वाला पूरा डायग्राम हम लोगों को समझ आ गया कि जो राइट साइड था वो सिस्टमिक वेन्स, राइट साइड ऑफ द हार्ट से पूरे बॉडी से गंदा ब्लड आ रहा है, जो कि फिर लंग्स को भेज रहा है उसको प्यूरिफाई करने के लिए, लंग्स प्यूरिफाई करके फिर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज में लेकर के जा रहा है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर कि कहाँ का प्रेशर क्या है, और ये भी पल्मोनरी आर्टरी कौन सा है, वेन्स कौन सा है, एल्वियोलाई कौन सा है, इंस्पायर्ड है एक्सपायर्ड है, ये सबका डायग्राम भी पूछा, मतलब आइडेंटिफाई करने पूछा गया कि कौन सा पल्मोनरी आर्टरी है, कौन सा पल्मोनरी वेन। तो एक ये बात हो गई। अब एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हमने पढ़ा कि किस चीज पे डिपेंड कर रहा था, सॉल्युबिलिटी तो पता चल गया, CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पे भी डिपेंड कर रहा है। देखो, अब एल्वुलाई को देखो तो एक स्क्वामस एपिथेलियम है एल्वुलाई की, सही बात है, एक स्क्वामस एपिथेलियम है, और क्या है, एक इंडोथेलियम है, ब्लड कैपिलरीज की इंडोथेलियम, इसकी इंडोथेलियम, इसकी स्क्वामस एपिथेलियम, और बीच में बचा बेसमेंट सब्सटेंस। तो टोटल थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम है, तो आराम से तो यहाँ पे गैस डिफ्यूज हो जाएगा। एल्व्यूलर मेम्ब्रेन कैविटी का एक मेम्ब्रेन हो गया, एक ब्लड कैपिलरी का एंडोथेलियम हो गया, इसका तुम्हारा एपिथेलियम हो गया, और बीच का बस बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। ये मिल करके बना दिया क्या वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, और 1 मिलीमीटर से भी कम है, आराम से डिफ्यूजन हो जाएगा। यही सेम चीज बच्चों एनसीईआरटी में लिखा है, बस मैंने उसको इजी फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक्सचेंज ऑफ गैस मैंने ये वाला तुम्हें बहुत अच्छे से यहीं से डायग्राम उठा करके समझा दिया। जहां पे एल्वुलाई में CO2 कम तो 40 कर दो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 कम तो 40 कर दो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 कम तो 40 कर दो, टिश्यूज में O2 कम तो 40 कर दो। एयर का तो हम लोग को 0.3 ऑफ 159 याद रखना होगा। इसी के बेसिस पे हम लोगों ने ये हार्ट के थ्रू ये वाला बहुत अच्छे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया कि एक हार्ट है जिसका राइट साइड है, लेफ्ट साइड, राइट राइट लेफ्ट और लेफ्ट। ये तो खराब ब्लड लेकर के आएगा, लेकिन ये लंग्स के पास उसको प्यूरिफाई करने के लिए भेजेगा, वो प्यूरिफाई हो जाएगा तो पल्मोनरी वेन इसको वापस से लेफ्ट साइड लेकर के आएगा, ये सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू टिश्यूज में चला जाएगा। इसी के बेसिस पे इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड कर रहा था डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, सॉल्युबिलिटी CO2 की ज्यादा है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन देखा जाए तो बस एक एल्वुलर मेम्ब्रेन का एपिथेलियम और ब्लड वेसल्स का इंडोथेलियम और बीच में बेसमेंट सब्सटेंस जो कि 1 मिलीमीटर से भी कम है, आराम से डिफ्यूजन में हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, O2 कैसे जा रहा है, CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, ये तो हम लोग को पता है, ब्लड ही ऑक्सीजन और CO2 को लेकर के जा रहा है, तो ऑक्सीजन 97% ऑक्सीजन आरबीसीज ब्लड में आरबीसीज के थ्रू जाएगा, और 3% डिजोल्व स्टेट में जाएगा प्लाज्मा के फॉर्म में। अब ये प्लाज्मा क्या है, आरबीसीज क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, ठीक है? अब होता क्या है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है,
O2 उस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। हर O2 मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन 4 मॉलिक्यूल नहीं, एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को लेकर के जा सकता है। ये याद रखना है, हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 100 ml जो ब्लड है, उसमें 5 ml ऑक्सीजन टिश्यूज के पास जाएगा। ये हम लोगों को याद रखना है। एक HB 4 मॉलिक्यूल्स को, 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को, ये सब याद रखना है। बच्चों एक ना ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होती है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिर तुम लोग एमबीबीएस जब यूजी निकाल लोगे तो एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में भी तुम्हें यही पढ़ना होगा, यही पीजी में आएगा उस टाइम भी। तो अभी पढ़ लो, उस टाइम भी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। क्या कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे हमें परसेंटेज सैचुरेशन देखना है हीमोग्लोबिन का विद ऑक्सीजन। ऑब्वियसली तुम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे किसी भी चीज का, तो पहले तो इनिशियली तुम्हारा परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन पहले तो बढ़ेगा। तुम ऑक्सीजन बढ़ाए जा रहे हो तो तुम हीमोग्लोबिन से बाइंड कर पाओगे अच्छे से, ऑब्वियसली, क्योंकि हीमोग्लोबिन पास जगह है। लेकिन एक टाइम के बाद हीमोग्लोबिन भी तो सैचुरेट हो जाएगा, उसके पास तो जगह ही नहीं बचेगी। तो क्या फिर वो तुम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते रहो, क्या वो तुमको ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही खत्म हो जाएगा। तो एक टाइम तक बढ़ा, जैसे हम लोगों ने प्लांट के ग्रोथ में पढ़ा, अरिथमेटिक ग्रोथ था एक, और दूसरा कौन सा ग्रोथ था? ज्योमेट्रिक ग्रोथ था। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में भी सिग्मोइड कर्व था, यहाँ पे भी सिग्मोइड कर्व है। वहां पे भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के बाद वो जुड़ना बंद हो गया था, मतलब वो ग्रो करना बंद कर दिया था। यहाँ पे एक टाइम के बाद ऑक्सीजन तो बढ़े जा रहा है, उसका पार्शियल प्रेशर बढ़े जा रहा है, लेकिन उतना हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, तो वो जुड़ना उसका बंद हो जाएगा। तो यही ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। परसेंटेज सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, वो सैचुरेट हो जा रहा है अगेंस्ट द पार्शियल ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसमें इतना डिटेल में तुमको अभी नहीं याद रखना, ये मैंने डायग्राम समझाने के लिए बस बता रही हूँ। अब क्या क्या फैक्टर्स है जो प्रमोट करेंगे, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन? सोचो क्या क्या फैक्टर्स प्रमोट करेंगे। अगर PO2 ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली तुम्हारा हीमोग्लोबिन जो है PO2 ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, और PCO2 अगर कम होगा तो भी वो इससे बाइंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा? अगर H+ तुम्हारा कम होगा, अगर टेम्परेचर तुम्हारा कम होगा, तो बाइंडिंग ज्यादा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है। सब कुछ कम, PCO2 कम, H+ कम, टेम्परेचर कम, तो बाइंडिंग हो रही है। लेकिन बाइंडिंग कब टूटेगी? जब ये ऑक्सीजन कम हो जाएगा, बाकी सब बढ़ जाएगा। ठीक है, PO2 ज्यादा लेकिन सारे फैक्टर्स कम, तो बाइंडिंग होगी। PO2 कम लेकिन सारे फैक्टर्स ज्यादा, तो बाइंडिंग क्या होगी? डिसोसिएट हो जाएगी। बस इतना सा इस कर्व में लिखा था, और इसी से बार बार देखो कि पूरा येलो मार्क देना, इसके हर एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आया। और बाइंडिंग, फीटल हीमोग्लोबिन भी बहुत ज्यादा बाइंड करता है ऑक्सीजन से, ये याद रखना है। अब यहीं पे आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। बहुत ईजी, सेम, आरबीसीज कैरी करेंगे लेकिन यहाँ पे कम, 20 से 25%। वहां पे कितना परसेंट? 97%। यहाँ पे बहुत कम। यहाँ पे मेन ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे अभी हम लोग देखेंगे। और 7% डिजोल्व स्टेट में। ठीक है, 70% बाइकार्बोनेट, 20 to 25% आरबीसीज, और 7% प्लाज्मा। उसको हम लोगों ने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोले, इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीओ के साथ जब हीमोग्लोबिन मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, तो उसको हम लोग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। लेकिन CO2 के साथ बाइंड करता है तो कार्ब अमीनो बोलते हैं। ये हम लोगों को याद रखना है। वहां पे 100 ml 5 ml O2 दे रहा था, लेकर के जा रहा था, ये 4 ml ही लेकर के जाएगा, फिर भी ज्यादा ही है एक तरह से। ठीक है, अब आरबीसी के पास क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन में। और प्लाज्मा के पास बहुत कम है। ठीक है, आरबीसी के पास ज्यादा होता क्या है? CO2 वाटर के साथ मिल करके इसी एंजाइम के प्रेजेंस में H2CO3 बना लेता है। ठीक है, और यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में फिर बाइकार्बोनेट में टूट जाता है। क्या फैक्टर्स होंगे जो कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करेंगे? ठीक है, इन दोनों को जोड़ने में। तो टिश्यूज जहाँ पे ऑब्वियसली PCO2, टिश्यूज में क्या है? PCO2 ज्यादा है, तभी तो वो CO2 बाहर देगा। और वहां पे क्या है? PO2 कम है। ठीक है, इसलिए CO2 कहाँ से डिफ्यूज करेगा? CO2 टिश्यू से ब्लड में जाएगा, और किस फॉर्म में जाएगा? आरबीसी एंड प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट और H+ के फॉर्म में जाएगा। तो बाइकार्बोनेट और H+ के फॉर्म में CO2 ट्रैवल किया। ठीक है, क्योंकि एल्कोहल में ज्यादा क्या है? PO2, और वहां पे PCO2 क्या है? कम है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, और वो वाटर और H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। एल्व्यूलाई में वाटर H2O बन रहा है, क्योंकि अभी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता है। लेकिन जब तुम्हारा PCO2 ज्यादा है, PO2 कम है, तो PCO2 अब कंबाइन हो सकता है तुम्हारा हीमोग्लोबिन से, तो अल्टीमेटली वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, लेकिन बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। ठीक है, सेम चीज वहां पे लिखी है, सेम चीज, कोई यहाँ पे डाउट होना ही नहीं चाहिए।
97% आरबीसी, 3% प्लाज्मा। आरबीसी में भी कैसे गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल कितना लेकर के गया? 4 O2। और 100 ml में कितना गया? तो 5 ml गया। उसके अलावा एक परसेंटेज सैचुरेशन कर्व था, उसमें हम लोगों ने देखा अगर तुम O2 बढ़ा दो, बाकी सब कम कर दो, तुम्हारा HbO2 बन जाएगा। लेकिन तुम अगर O2 कम कर दोगे और बाकी सब फैक्टर बना दोगे तो तुम्हारा HbO2 जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाएगा। बस इतना सा बात इसमें लिखा है। सेम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के बारे में लिखा है कि 20 से 25% तुम इसका आरबीसी में जा रहा है और 70% तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जा रहा है और बचा 7% प्लाज्मा में। तो ये जो बाइकार्बोनेट का फॉर्म है वो कैसे हुआ? टिश्यूज में हमने पढ़ा कि टिश्यूज में CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो CO2 टूट करके बाइकार्बोनेट बन गया, यही बाइकार्बोनेट ब्लड में के थ्रू ट्रैवल करेगा। लेकिन वही जब हम लोग एल्यूलाई में गए तो ये CO2 क्या था, वहां पे कम था, तो वहां पे बाइकार्बोनेट बनने के बदले वो वापस से किस में कन्वर्ट हो गया? CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो क्या यहाँ पे एसोसिएशन होगा? नहीं, यहाँ पे डिसोसिएशन हो गया कार्बन हीमोग्लोबिन का। सिंपल सा बात था। यही चीजें यहाँ पे लिखी है। और हर 100 ml कितना ब्लड लेकर के जा रहा है? तो 4 ml CO2 लेकर के जा रहा है। सेम चीज है जो मैंने वहां लिखी, यहीं पर यहाँ पे लिखी हुई है। अब इम्पोर्टेंट चीज आती है कि कैसे रेस्पिरेशन रेगुलेट कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली दिमाग कर रहा होगा। दिमाग के पास कोई सेंटर होगा? तो बिल्कुल है, मेडुला के पास है हमारा सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और किसके पास है? पॉन्स के पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। यही न्यूमोटैक्सिक सेंटर मॉडरेट फंक्शंस, इसी इसके फंक्शंस को अफेक्ट करता रहता है। दो भाई है, मेडुला एंड पॉन्स, ये इसके फंक्शंस को अफेक्ट कर रहा है। ये क्या करता है? इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम करता है। कम करेगा तो रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा? ऑल्टर हो जाएगा। ऑब्वियसली तुम कम टाइम के लिए इंस्पायर कर रहे हो लेकिन ज्यादा टाइम के लिए छोड़ रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारा क्या होगा? रेस्पिरेशन रेट उल्टा हो जाएगा। तो ये ऑल्टर कर सकता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। हमारे दिमाग में कुछ कीमो सेंसिटिव एरिया भी है, वो रिदम सेंटर के पास में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो O2 इफेक्ट के से जरा सा भी अफेक्ट नहीं होते। वो CO2 और H+ से अफेक्ट होते हैं। अगर CO2 बढ़ेगा तो ब्रीदिंग बढ़ेगी फास्टर और डीपर। अगर ये सब्सटेंसेस बढ़े तो ये सेंटर एक्टिवेट होगा, वो सिग्नल करेगा रिदम सेंटर को इनको निकालने के लिए। और इनको निकालने के जब CO2 बॉडी में बढ़ता है तो तुम हमेशा ये चीज नोटिस करना, हाइपर वेंटिलेट तुम तभी करते हो जब बॉडी में खराब गैस बढ़ता है, हम लोग को वो खराब गैस को बाहर निकालना पड़ता है। तो वो खराब गैस का सेंसेशन रिदम सेंटर के पास भेज कौन रहा है? ये कीमो सेंसिटिव एरिया। हर चीज के पीछे लॉजिक है। तुम काफी ज्यादा दौड़ रहे हो, ठीक है, या तुम्हें कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिससे तुम्हें सांस लेने में छोड़ने में दिक्कत हो रही है, तो अंदर तुम्हारे खराब एयर CO2 एक्यूमुलेट होता जा रहा है और तुमको CO2 को बाहर निकालना है। CO2 को बाहर निकालने के लिए तुम बार बार एक्सपायर ज्यादा करोगे ना, ऑब्वियसली अंदर बार बार एक्सपायर करने की कोशिश करोगे ताकि अंदर का CO2 बाहर की साइड रिलीज हो जाए। तो ये CO2 अंदर ज्यादा हो रहा है, ये पता किसको चल रहा है? कीमो सेंसिटिव एरिया, जो कि अगेन रिदम सेंटर के पास है और वो रिदम सेंटर को बता रहा है और तुमको हाइपर वेंटिलेट करवा रहा है। लेकिन यहाँ पे O2 का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे CO2 का H+ का मतलब अगर अंदर एसिडिटी भी हो जाती है तो ये सारी चीजें तुमको कौन बताता है? कीमो सेंसिटिव एरिया बताता है, अगर अंदर H+ भी ज्यादा हो रहा है तो। ठीक है, O2 का ज्यादा होना कम होना इंपॉर्टेंट नहीं। अब कुछ रिसेप्टर्स होते हैं एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी में। अगेन एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी अभी तो तुम्हें बस याद रखना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी के, जो हम लोग MBBS में आएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, यही कैरोटिड आर्टरी हमारे ब्रेन में जाती है बच्चों, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई है वो इसी के थ्रू जा रहा है। ठीक है, ये भी CO2 और H+ के कंसेंट्रेशन में चेंजेस को डिटेक्ट करके रिदम सेंटर, सब रिदम सेंटर के ही आसपास है। अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो मेडुला के पास है उसी को हेल्प कर रहा है, तुम्हारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर उसी को हेल्प कर रहा है, कीमो सेंसिटिव एरिया उसी को हेल्प कर रहा है। कुछ रिसेप्टर्स जो एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट है, सब CO2 H+ ये सबको सेंस करके बता रहे हैं कि नहीं, अभी हमें हाइपरवेंटिलेट करना है, अभी हमें CO2 को बाहर निकालना है, अभी हमें ऐसे ब्रीथ करना है। ये सारी चीजें, ठीक है। O2 का रोल यहाँ पे बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है। सेम चीज बच्चों एनसीईआरटी में लिखा है। डोंट थिंक कि वहां पे मुझे अलग से कुछ रीड करने की जरूरत है। मैंने सब येलो से जो जो मार्क किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पे भी है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पे भी है, कीमो सेंसिटिव एरिया पे भी है। O2 और H+ का कंसेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, सॉरी CO2 एंड H+ का, O2 का बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है फाइनल पॉइंट जो तुम्हें बिलीव दिलाएगा कि तुम डॉक्टर हो। मतलब अब हम लोग डिजीज के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आसपास सुना होगा किसी को अस्थमा? अस्थमा नहीं बोलते इसको बच्चों, एजमा बोलते हैं। सबसे पहली बात तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो चुका है, तो इसको एजमा बोलते हैं। तो अगर किसी कोई घर में या कोई आसपास तुम्हें बोले अस्थमा हो गया, तो बोलना उसको अस्थमा नहीं एजमा हो गया। मैं डॉक्टर हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे करके तुम स्टाइल मार सकते हो अभी से। ठीक है, अब ये जो एजमा है इसमें क्या होता है? तुम्हें सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। तो जब सांस लेने तुम देखना वीजिंग आवाज प्रोड्यूस करता है वो लोग। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर ना ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो अंदर ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन हो गया, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में डिफिकल्टी हुई। और इन्फ्लेमेशन जनरली कब होता है? कोई भी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। एलर्जिक रिएक्शंस में मास्ट सेल्स रिलीज होते हैं। अगेन ये
नॉन एनसीईआरटी है, लेकिन तुमको याद रखना है। मास्ट सेल्स रिलीज होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का था। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आता है? एल्वुलर। जब ये एल्वुलर वॉल का जब डैमेज हो जाता है, तो उसमें एम्फाइसेमा होता है। एम्फाइसेमा क्रोनिकली, अगर तुम बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोक कर रहे हो, बहुत टाइम से सिगरेट स्मोक कर रहे हो, इसलिए तो बोलना चाहते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो एम्फाइसेमा में ये देखने को मिलता है, क्रोनिक कंडीशन है। अब वो डैमेज हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, सही बात है। अब कुछ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मान लो कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो सिलिका इंडस्ट्री में या मेटल इंडस्ट्री में, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो अपना काम तो कर रहे हैं घर चलाने के लिए, लेकिन साथ साथ बीमारी भी लेकर के जा रहे हैं। तो इसलिए आज के डेट में जब तुम आगे एमबीबीएस में जाओगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि हर चीज के लिए नॉर्म्स आया है कि इतने घंटे से ज्यादा इन इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम तक का एक्सपोजर तुम्हारा बॉडी झेल सकता है, बट उससे ज्यादा अगर हुआ तो तुमको बीमारी हो जाएगी। तो लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन होगा फिर वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली तुम्हारे लंग्स का डैमेज हो जाएगा। इसलिए जनरली इन इंडस्ट्रीज में जब भी वर्कर्स काम करते हैं, तो दे वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। इसका एक एग्जांपल सिलिकॉसिस, अगेन तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अस्थमा में क्या हुआ? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हुआ, जिससे सांस लेने में दिक्कत हुई। एम्फाइसेमा में क्या हुआ कि तुम बहुत टाइम से स्मोक कर रहे थे, उसके वजह से तुम्हारा एल्वुलर वॉल्स डैमेज हो गया, और अल्टीमेटली तुमको क्रोनिक लंग डिजीज हो गया। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडस्ट्रीज लाइक स्टोन ब्रेकिंग, ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में काम करने से बहुत ज्यादा डस्ट रिलीज हुआ, क्रोनिक एक्सपोजर की वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ, वहाँ पे फाइब्रोसिस हो गया, और अल्टीमेटली तुम्हारे लंग का डैमेज हो गया। इसलिए यहाँ पे प्रोटेक्टिव मास्क पहनिए। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे सांस छोड़ रहे हैं, कौन इस सांस लेने और छोड़ने को रेगुलेट करता है, सब चीजों के बारे में। आज से मजा आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो। थैंक यू।